स्वागत है आप सबका आपका अपना YouTube चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार सिविल कोड परीक्षा के लिए जो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट चला रखा है उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 4। इससे पहले के 3 प्रैक्टिस सेट जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि प्रयक का तद्भव रूप क्या है। तो प्रयक का तद्भव रूप जो होता है वो होता है पलंग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी पलंग। देखिए तद्भव किसको कहते हैं? तद्भव एक ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में आने पर शब्दों का रूप बदल जाता है, उसको हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि बैतनिक का विलोम शब्द क्या है। बैतनिक का मतलब होता है क्या है पता है? बैतनिक का मतलब होता है वेतन या फिर मजदूरी लेकर काम करने वाला को बैतनिक कहते हैं, और उसका उल्टा अगर देखा जाए तो अवैतनिक होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि बाण का प्रवाची शब्द नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। बिसिक है, सर है, तीर भी है, सफरी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। सफरी जो है वो बाण का प्रवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट है कि कबूतर का तत्सम रूप क्या है। तो कबूतर का तत्सम रूप क्या है? कपोत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए कपोत। अच्छा, तत्सम किसको कहते हैं? तद्भव तो अभी हम लोग देखे थे कि तद्भव ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में आने पर शब्दों का रूप बदल जाता है, और तत्सम ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं, उसको तत्सम शब्द कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए कपोत। नेक्स्ट है कि काम न जानना और बहाने बनाना अर्थ के लिए उचित लोकोक्ति क्या है। तो उसके लिए उचित लोकोक्ति जो है वो नाच न जाने आंगन टेढ़ा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अच्छा, पाँव तले जमीन खिसकना का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है होश उड़ जाना। फिर है हाथ पाँव मारना। हाथ पाँव मारने का मतलब होता है कोशिश करना। बहती गंगा में हाथ धो लेना मतलब समय का या फिर मौके का फ़ायदा उठाना। नेक्स्ट है कि पैर पर सवार होना मुहावरे का शुद्ध रूप क्या है। तो पैर पर सवार होना ये मुहावरा नहीं है, बल्कि मुहावरा है कि सर पर सवार होना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी सिर पर सवार होना, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ की जिद करना या फिर हठ करना। आगे है कि हवा का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो हवा का पर्यायवाची शब्द है समीर, अनिल, पवन, बयार, मारुत, वायु। ये सब जो है वो हवा का पर्यायवाची शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए वायु जो है वो हवा का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है कि एक वचन में ही प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन से हैं। देखिए हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका प्रयोग जो होता है वो हमेशा एक वचन में होता है, और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनका प्रयोग जो है वो हमेशा बहुवचन में होता है। तो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन कौन से हैं? जैसे जनता, सामान, सामग्री, सोना, माल, ये सब जो है वो एक वचन में हमेशा युक्त होता है। अगर बहुवचन की बात करें तो आंसू, प्राण, दर्शन, ये सब जो है वो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। आपसे पूछ रहा एक वचन में ही यहाँ प्रयुक्त होने वाला, तो एक वचन में क्रोध जो है वो हमेशा एक वचन में युक्त होता है। जैसे देखिए कोई कहता है कि मुझे क्रोध आ गया, तो वहाँ मुझे अकेला है फिर भी क्रोध कहा हम सबको क्रोध आ गया। तो यहाँ हमेशा क्या ये होता है एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी क्रोध। नेक्स्ट है कि लड़का पेड़ से गिरा उपयुक्त वाक्य में कारक बताइए। आप लोग पढ़ाए होंगे कर्ता ने कारण ये वाला पूरा। अब लड़का पेड़ से गिरा तो से आप लोगों को यहाँ लग रहा होगा कि ये करण कारक हो सकता है, लेकिन यह करण कारक नहीं है, क्योंकि देखिए जिस साधन से या फिर जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उसको करण कारक कहते हैं। यहाँ क्रिया पूरी नहीं हुई है, ये अलग हो रहा है। मतलब पेड़ से गिरा तो पेड़ से अलग हो गया, तो जहाँ अलग होगा वहाँ आपादान कारक होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी आपादान कारक। नेक्स्ट है कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है। तो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं सॉरी
चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं देवकी नंदन खत्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इनकी उपन्यास है चंद्रकांता, देवकांता, भूतनाथ, ये सब जो है वो इन्हीं की उपन्यास है। नेक्स्ट है कि नीलगाय पद में समास है। तो नीलगाय में क्रमधारय समास है। नीलगाय का विग्रह समास विग्रह अगर कीजिएगा तो वो होगा नीली है गाय जो। तो नीलगाय में क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास होगा, क्योंकि एक ऐसा समास जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है और पूर्व पद जो होता है वो उत्तर पद में अपमान और उपमेय का संबंध होता है, उसी को ही तो कर्मधारय समास कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। नेक्स्ट है कि भूतकाल का विलोम शब्द क्या है। तो भूतकाल का भविष्यकाल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा अनागत काल। अनागत काल को ही भविष्यकाल कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि रसखान है। तो रसखान क्या है, भक्तिकालीन कवि हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भक्तिकालीन कवि हैं। जैसे नामदेव, कबीर, गुरु नानक देव, रैदास, ये सब क्या हैं, भक्तिकालीन कवि हैं। नेक्स्ट है कि दिए गए वाक्यों विकल्पों में से रेखांकित शब्द जो प्रायः एक वचन में ही प्रयुक्त होता है उसका चयन कीजिए। अभी हम लोगों ने देखा था कौन कौन, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। आपके होठ तो बड़े आकर्षक है, ये नहीं होगा। आपके दर्शन में बड़ा लाभान्वित हुआ। इस वर्ष भी उड़ीसा में बहुत कम वर्षा हुई है। तो वर्षा का प्रयोग जो है वो हमेशा एक वचन में ही होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्षा। नेक्स्ट है कि चार दीवारी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। तो चार दीवारी की अगर शुद्ध रूप देखा जाए तो वो होगा चार दीवारी, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि बालक गेंद खेल रहे हैं, वाक्य में कारक बताइए। तो बालक गेंद खेल रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्रिया पूरी हो रही है, यानी ये क्या है, करण कारक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, करण कारक है। नेक्स्ट है कि इधर कुआं उधर खाई लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो इधर कुआं उधर खाई का मतलब होता है कि किसी इंसान को दोनों तरफ से मुसीबत आ गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों ओर से संकट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो संधि विच्छेद वाला विकल्प है। उत्तरोत्तर का संधि विच्छेद क्या होता है, उत्तर प्लस उत्तर उत्तरोत्तर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्लस उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि जंगल की आग वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जंगल की आग वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, दावनाल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है, वो ये बताना है। आपका काम आप खुद करो, ये नहीं है, ये होता है आपका काम नहीं होता है बल्कि अपना काम आप खुद करो होता है। तो ये तो गलत है। फिर अब बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, ये शुद्ध है। वह सब ठीक नहीं है, ये वह सब नहीं होता है, यह सब ठीक नहीं होता है। तो यहाँ वह नहीं बल्कि यह होना चाहिए। तो ये गलत है। मैं उन्हीं की पार्टी में गया था, ये भी गलत है। मैं उनके ही पार्टी में गया था, उन्हीं के पार्टी नहीं होगा, उनके ही पार्टी होगा। तो ये भी गलत है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अब ये 20 क्वेश्चन जो है वो हिंदी लैंग्वेज के कंप्लीट हो गए। अब इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से 23 का डायरेक्शन दिया गया है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर आर 4 डिफरेंट वर्ड्स आउट ऑफ विच वन इज मिसस्पेल्ड, फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड एज द आंसर। जिसका गलत स्पेलिंग है वो आपको आंसर बताना है। फेटल, फेटल का मतलब होता है घातक, ये तो सही है। ब्रूटल, ब्रूटल का मतलब होता है, आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो देखते होंगे कि किसी का जब मर्डर उडर होता है तो लिखा हुआ रहता है ब्रूटल, या फिर किसी का रेप उफ होता है तब लिखा रहता है ब्रूटल। मतलब एकदम बर्बरता से उसका मर्डर किया गया है तो उसको ब्रूटल बोला जाता है। तो ये भी सही है। फिर उसके बाद मेटल, मेटल का मतलब धातु, ये भी सही है। टैकल, ये गलत है, ये टैकल का स्पेलिंग नहीं होता है। टैकल का स्पेलिंग होता है TACKLE। टैकल का मतलब होता है किसी चीज़ का सामना करना, उस चीज़ को अपने काबू में करना, टैकल कर लिए उसको हम, तो ये होता है टैकल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 का कह रहा है फ्राइट, ये तो सही है। इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है भय या फिर सदमा, ये बिल्कुल सही है। फ्रिज, फ्रिज का मतलब क्या होता है, जमना, ये भी सही है। फ्रिज्ड,
फ्रिज्ड का मतलब क्या होता है? उदासीन, ये भी सही है। फिर है फ्रेंड, ये गलत है क्योंकि फ्रेंड का स्पेलिंग क्या होता है? FRIEND। फ्रेंड का मतलब दोस्त होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है क्यूरियस, ये सही है, इसका मतलब होता है उत्सुक, कि आप किसी चीज़ को जानने के लिए आपके अंदर कितनी क्यूरियोसिटी है, मतलब आप कितने उत्सुक हैं। पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट का मतलब होता है भाग लेने वाला, कि इस गेम में कौन कौन से पार्टिसिपेंट हैं, ठीक है, ये भी सही है। एक्सचेंज्ड का परिवर्तित, ये भी सही है। फिर उसके बाद है असिस्टेंस, ये गलत है। असिस्टेंस मतलब मदद होता है जनरली, उसका स्पेलिंग होता है ASSISTANCE होता है, TENCE नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 से 28। इसके डायरेक्शन दिए गए हैं कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन sentences are given with blanks to be filled in with an appropriate but 4 alternative are suggested for each question, choose the correct one। मतलब ब्लैंक दिया हुआ है, उसको 4 ऑप्शन से फिल करना है। लिखा हुआ है मदर्स बैकबाज टू वर्क एनी लॉन्गर सो सी ले डाउन टू रेस्ट। देखिए यहाँ एक्चुअली आप पढ़ रहे होंगे तो आपको एक चीज़ तो समझ में आ रहा होगा, मदर बैक मतलब माँ के पीठ वाली भाग की बात कर रहा है। वो इतना थक चुका है कि टू वर्क एनी लॉन्गर सो सी ले डाउन टू रेस्ट। तो देखिए बैक का शरीर का अंग जो है वो दुख रहा है, तो उसके लिए आपको यहाँ लेना पड़ेगा क्या? सोर, SORE। सोर का मतलब होता है, ये बैक के पीठ के लिए होता है, जो दुखता हुआ अंग है विशेष करके छूने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वार एंड पीस इज रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। तो वार एंड पीस क्या है? एक किताब है, ठीक है। तो यहाँ वॉर एंड पीस इज अगर बुक रहता तब तो ऑप्शन में आप इजीली टिक कर देते कि वॉर एंड पीस इज ए बुक रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय, लेकिन बुक तो है नहीं, तो बुक के जगह पे कौन सा वर्ड आप यूज कर सकते हैं? तो बुक को मास्टरपीस से रिप्लेस किया जा सकता है, क्योंकि मास्टरपीस का मतलब होता है कि एक वर्क ऑफ आर्ट या फिर म्यूजिक लिटरेचर, ये सब के लिए मास्टरपीस का यूज किया जाता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं वार एंड पीस इज ए मास्टरपीस रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि द सिचुएशन बिकेम आफ्टर द स्कफल बिटवीन द फार्मर्स एंड द पुलिस। ठीक है, ये स्कफल का मतलब समझ में आता है क्या होता है? इसका मतलब होता है हाथापाई, ठीक है, किसी के बीच हाथापाई हो जाना। तो क्या कर रहा है कि सिचुएशन जो था वो बन गया, कैसा बना? किसके बाद? फार्मर्स, किसान और पुलिस के बीच हाथापाई हो गया। तो जब किसान और पुलिस के बीच हाथापाई होगा तो सिचुएशन जो है वो स्मूथ बनेगा? नहीं बनेगा, ठीक है। फनी बनेगा? नहीं बनेगा। सैड और सीरियस, यही दो चीज़ है, तो क्या हो गया? सीरियस हो जाएगा या फिर वर्स हो जा सकता है, इन दोनों को आप रख सकते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सीरियस। नेक्स्ट है कि इट इज बिलीव दैट फिजिकल एक्सरसाइज इज ब्लैंक फॉर क्रिएटिंग ए बैलेंस बिटवीन द बॉडी एंड द माइंड। फिजिकल एक्सरसाइज क्या है? जरूरी है फॉर क्रिएटिंग ए बैलेंस बिटवीन बॉडी एंड द माइंड के बीच में। तो इसेंशियल का मतलब आवश्यक हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नोबेल प्रेजेंट ए थीम ऑफ बिट्रेयल। बिट्रेयल का मतलब होता है धोखा, या फिर आप जिसको कह सकते हैं विश्वासघात, ठीक है, इन ए मैनर। तो यह जो नोबेल है वो एक प्रेजेंट करता है कि आप किसी के साथ धोखा या फिर विश्वासघात कैसे कुशल तरीके से करने की बात कही गई है। तो स्किलफुल मैनर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्किलफुल मैनर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 से 31। कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव आर गिवन फॉर द आइडियम एंड फ्रेजेज इन द बोल्ड इन द सेंटेंस, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ आइडियम एंड फ्रेजेज। आइडियम एंड फ्रेजेज का आपको मीनिंग बताना है। कह रहा है एक्वायरिंग ए जॉब, एक जॉब को लेना, एक्वायर करना, इज ए किक बॉल्क फॉर ए स्टूडेंट हु हैव गुड एकेडमिक परफॉर्मेंस कपल्ड विथ गुड एटीट्यूड। देखिए कह रहा है कि उसके लिए जॉब लेना क्या है, किसके लिए? एक स्टूडेंट, उसका गुड एकेडमिक परफॉर्मेंस है। तो एक स्टूडेंट जिसका एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा है उसके लिए जॉब लेना क्या है? आसान काम होगा, आसानी काम होगा ना। तो ए डिफ़िकल्ट अचीवमेंट तो नहीं हो सकता है। एंड वॉक में मेड विथ केक्स नहीं हो सकता है।
एन ईजी अचीवमेंट हो सकता है, मतलब आसानी से किया गया काम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि टू गेट एडमिशन इन ए प्रेजेंट डेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑल चिल्ड्रन शुड बी बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन द माउथ। बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन ए माउथ, ये अगर इसका मीनिंग नहीं पता है तो पहले सेंटेंस को पढ़िए। आज के डेट में एडमिशन लेना, प्रेजेंट डेट में किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना क्या हो गया है? अगर आप बहुत अमीर घर से पैदा लिए हैं तभी आप अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे हैं, इतना स्टडी जो है वो कॉस्टली हो चुका है। तो ए बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन द माउथ का मतलब होगा धनी परिवार में जन्म लेना, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, टू बी बॉर्न इन ए रिच फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि चिल्ड्रेन कंप्लेन अबाउट देयर पेरेंट्स गिफ्ट, दे शुड लर्न नॉट टू लुक ए गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। चिल्ड्रेन जो है वो कंप्लेन कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के द्वारा दिए गए गिफ्ट के बारे में, लेकिन दे शुड लर्न, उन्हें सीखना चाहिए, नॉट टू लुक ए गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो आप फ्री में जो चीज़ आपको मिल रही है उसके, मतलब जो एक कहावत है कि जो फ्री में बैल मिलता है उसका दांत नहीं देखा जाता, वही चीज़ है। नॉट टू फाइंड फॉल्ट विद द गिफ्ट रिसीव्ड, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 टू 34 में क्या कह रहा है कि चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड, मतलब आप लोगों से साइनोनिम्स पूछ रहा है। चलिए, बर्ड जो दिया हुआ है वो सीटाडेल दिया हुआ है, इसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है गढ़। ठीक है। मैंसोन का मतलब होता है हवेली, तो यह तो नहीं होगा। प्लेस का मतलब नहीं होगा। मेट्रोपोलिस का मतलब नहीं होगा, मेट्रोपॉलिटन सिटी, बड़ा या व्यस्त शहर को कहा जाता है। फोर्ट्रेस हो सकता है, इसका मतलब ये होता है हवेली ही, या फिर दुर्ग आप कह सकते हैं। इसका मतलब होता है क्या? दुर्ग या फिर किला। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी न्यूवेलेंट। बी न्यूवेलेंट, इसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है परोपकारी। ठीक है। तो इसका साइनोनिम्स अगर देखिएगा तो चैरिटेबल जो होगा वो इसका सही साइनोनिम्स होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 एक्यूमेन। एक्यूमेन का अर्थ होता है कोई एक जो कुशल कारीगर है या दक्ष होता है उसको कहा जाता है। तो इसके लिए आप कह सकते हैं क्या? इंसाइट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अब 35 से 37 वाले क्वेश्चंस में अपोजिट मीनिंग आपसे पूछ रहा है, कहने का मतलब आपसे एंटोनिम्स पूछ रहा है। डिफेमेटरी, इसका मतलब होता है क्या? अपमानजनक। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सम्मानजनक, यानी कॉम्प्लीमेंट्री। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, कह रहा सोमवार, इसका मतलब क्या होता है? निराशजनक या फिर फीका। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? खुशी, ब्राइट, हैप्पी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चीयरफुल। चीयरफुल का मतलब होता है प्रसन्नतापूर्वक। फिर फ्रिट, इसका मतलब होता है कुढ़ना किसी चीज़ से। तो कुढ़ना का उल्टा क्या हो जाएगा? आप किसी को देख के कुढ़ रहे हैं, तो किसी को देख के खुश हो, ये उसका उल्टी हो जाएगा। तो खुश होना यानी प्लीज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन out of the four alternative choose the one which can be substituted for the given words. A doctor who specialize in x-ray and other kind of radiation. तो उस डॉक्टर को क्या कहा जाता है जो एक्सरे और अदर काइंड ऑफ रेडिएशंस में होता है? उसको रेडियोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियोलॉजिस्ट। अच्छा, कार्डियोलॉजिस्ट किसको कहा जाता है? जो हृदय रोग यानी हार्ट डिजीज से संबंधित होता है। यूरोलॉजिस्ट उसको कहा जाता है जो मूत्र रोग विशेषज्ञ होता है। और नेफ्रोलॉजिस्ट उसको कहा जाता है जो किडनी रोग विशेषज्ञ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए पर्सन हु वॉन्डर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट ए होम और ए जॉब। जो एक पर्सन होता है वो इधर उधर घूमते रहता है बिना किसी जॉब के, बिना किसी घर के, उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाएगा? वेगाबॉन्ड कहा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जिसका मतलब होता है खाना बदोश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि एन आफ्टरनून परफॉर्मेंस ऑफ ए प्ले, फिल्म और शो।
तो इसका मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा मैंटनी। इस मतलब दोपहर के सिनेमा को शो को यही कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मैटिनी। अब ये इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन आपके हिंदी से पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के। 40 क्वेश्चन अभी तक हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन, करंट अफेयर और जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन को। कह रहा 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और किसके बीच हस्तांतरित किया गया था। आप लोगों को याद होगा 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। उसके बाद शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर हुआ, उसको शिमला समझौता कहा गया, और उसमें इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच उसमें हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जुल्फिकार अली भुट्टो। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में महलों का शहर यानी द सिटी ऑफ पैलेसेस के रूप में जाना जाता है। तो महलों का शहर किसको जाना जाता है, कोलकाता को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता। और भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे झीलों का शहर श्रीनगर, 5 नदियों की भूमि पंजाब, बुनकरों का शहर पानीपत, अंतरिक्ष शहर बेंगलुरु, पहाड़ों की मलिका नेतरहाट, ये सब को ये उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि मुगल पेंटिंग किसके शासन में अपनी चरम सीमा तक पहुंची। तो आप लोग पढ़े होंगे कि जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। जहांगीर के दरबार के कुछ प्रमुख चित्रकार के नाम भी याद रखिएगा, जैसे आगा रजा, अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर, ये सब। उस्ताद मंसूर को ये जो था वो नादिर अल उम्र और अबुल हसन को नादिरुज्जुम्मा की उपाधि भी प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। कहला मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होता है जब। तो मुद्रास्फीति सिद्धांत कब उत्पन्न होता है, जब मुद्रा का विनिमय दर जो है वो गिर जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली समझौता। गांधी इरविन समझौता हुआ कब था, कहीं कहीं कोई कोई बुक में 4 भी दिया हुआ है, कोई कोई बुक में 5 भी दिया हुआ है। मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, जिसके बाद जो है वो गांधी जी जो थे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो स्थगित कर देते हैं। नेक्स्ट है कि सप्तरथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने कहाँ पर करवाया था। तो सप्तरथ मंदिर का निर्माण जो है वो महाबलीपुरम में करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, महाबलीपुरम में। नरसिंह वर्मन प्रथम की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, बातापी कोंड और महामल की उपाधि जो है वो नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही धारण किया था। और अगर पल्लव वंश की बात करते हैं तो इसके संस्थापक थे सिंह विष्णु और इसकी राजधानी थी कांचीपुरम। नेक्स्ट है कि यदि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो वो अधिकतम कितने दिनों तक मंत्री पद पर रह सकता है। तो वो अधिकतम 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग ने किस दिन को सीधी कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे के लिए चुना था। तो मुस्लिम लीग जो था वो 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस के लिए चुना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 16 अगस्त 1946। याद रखिएगा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है वो कलकत्ता में मनाया गया था। नेक्स्ट है कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन जोड़ता है। तो आपको याद होगा 9 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर बात करते हैं 8 डिग्री चैनल की, तो 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। 10 डिग्री चैनल जो है वो छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य है। और ग्रैंड चैनल जो है वो सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य है। नेक्स्ट है कि एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं जो है वो किस समुदाय विशेष के हैं। बौद्ध के भी हैं, जैन के भी हैं, हिंदू के भी हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। देखिए एलोरा में टोटल 34 शैलकृत गुफाएं हैं, जिसमें 1 से 12 तक बौद्ध धर्म का है, 13 से 29 तक लेकर हिंदू धर्म का है और 30 से 24 तक जो है वो जैन धर्म का है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति का सर्वाधिक तरल माप क्या है। तो अगर सर्वाधिक तरल माप अगर आपसे पूछ दे तब हो जाएगा M1। अगर यही पूछ दे कि सबसे विस्तृत माप कौन है तब हो जाएगा M4।
तो सर्वाधिक तरल M1 और सर्वाधिक विस्तृत M4। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए M1। नेक्स्ट है कि देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है, तो वो किसने लिया है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि हर घर जल प्रमाणित देश का पहला जिला कौन बन गया है, तो वो बन गया है बुरहानपुर। और कहाँ का यह जिला है, मध्य प्रदेश का यह जिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि हैबियस कॉर्पस रीट को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो इस रीट को हिंदी में क्या कहा जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट है कि PIL का पूर्ण रूप निम्न में से क्या है, तो PIL का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको कि हिंदी में क्या कहा जाता है, जनहित याचिका कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि हाइपो का सूत्र क्या होता है, तो हाइपो का सूत्र होता है NO2H2O3 5H2O। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि लोलक घड़ियाँ जो हैं वो गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्योंकि लोलक की लंबाई जो है वो बढ़ जाती है। और लोलक का आवर्तकाल जितना लंबाई बढ़ेगा उतना, देखिए T बराबर क्या होता है 2π√L/g। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लोलक की लंबाई जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कि समसूत्री विभाजन के किस चरण में क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, तो देखिए समसूत्री विभाजन की 5 अवस्था होती है। पहला होता है इंटरफेज, जो कि सबसे बड़ी अवस्था होती है, जिसमें गुणसूत्र जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता है। दूसरी अवस्था होती है प्रोफेज, जिसमें तुर्क धागा जो स्प्लिंडर फाइबर होता है उसका निर्माण शुरू हो जाता है और केंद्रक का विभाजन हो जाता है। फिर तीसरी अवस्था होती है मेटाफेज, जिसमें तुर्क धागा जो स्प्लिंडर फाइबर होता है उसका निर्माण पूरा हो जाता है। चौथी अवस्था है एनाफेज, जो कि सबसे छोटी अवस्था है और क्रोमोसोम्स एक दूसरे से इसी अवस्था में पृथक हो जाते हैं। और पांचवी अवस्था होता है टेलोफेज, जो कि सबसे अंतिम अवस्था होती है जिसमें विभाजन का कार्य पूरा हो जाता है। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक किस में हो जाते हैं, तो वो एनाफेज में हो जाते हैं, जो कि सबसे छोटी अवस्था होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि पैरासीटामोल जो है वो प्रयुक्त होती है, तो पैरासीटामोल जो है वो ज्वर रोधी के रूप में प्रयुक्त होता है। और पैरासीटामोल जो है वो एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक दवा है, जिसका प्रयोग जो है जनरली हम लोग बुखार से राहत पाने के लिए करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्वर रोधी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नीति तथा नमन कोण का मान कितना है, तो वो कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री होता है। तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया 20 क्वेश्चन हिंदी के, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के, 20 क्वेश्चन जीके और करंट अफेयर के, 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं आप लोगों के। अब इसके बाद है मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन जो है वो PDF के लास्ट में अटैच्ड है, तो आप लोग वहाँ से जाकर इसका जो मैथ्स और रीजनिंग का सॉल्यूशन है उसको आप देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे जनरली बेसिक कंप्यूटर साइंस के जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी यानी सेकंड जनरेशन जो है वो किस दौरान देखी गई, तो द्वितीय पीढ़ी जो है वो 1956 से लेकर 1963 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने पूछ दे कि तृतीय पीढ़ी, तो तृतीय पीढ़ी जो है वो 1965 से लेकर 1975 तक। याद रखिएगा द्वितीय जनरेशन में कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर डिवाइस का उपयोग जो है वो किया गया था। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर शब्दावली के संदर्भ में DDL का पूर्ण रूप क्या है, तो DDL का मतलब होता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो कि डेटाबेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। नेक्स्ट है कि सामान्य प्रयोजन अनुप्रयोगों और विशेष प्रयोजन अनुप्रयोगों को संबोधित करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए प्रोग्राम्स को क्या कहा जाता है, तो विशेष रूप से डिजाइन किए गए प्रोग्राम्स को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
नेक्स्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ओएस एक्स और लाइनक्स, ये सभी किस चीज़ के उदाहरण हैं? तो ये सब जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्न में से कौन करता है? तो कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच जो है वो बायोस करता है, BIOS, जिसका मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि एक सॉफ्टवेयर है जिसको कि मदरबोर्ड पर बने अस्थायी रोम चिप में रखा जाता है। जब भी कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो ये बायोस जो है वो पासवर्ड तथा हार्डवेयर की जाँच करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम चालू करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि पेरिफेरल इनपुट आउटपुट में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? तो पेरिफेरल इनपुट आउटपुट में अगर बात करें जाए तो 256 आउटपुट पोर्ट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 256 आउटपुट पोर्ट होते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? तो सबसे कम एक्सेस समय है कैश मेमोरी का। देखिए एक्चुअली होता क्या है ना कि जो मेमोरी, कैश मेमोरी का लोकेशन जो होता है वो CPU के सबसे निकट होता है, जिसके कारण इसका एक्सेस टाइम सबसे कम होता है। सबसे तेज जो होता है वो रजिस्टर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कैश मेमोरी। नेक्स्ट है कि जिन हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है उसके नाम बताइए। तो मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU, कीबोर्ड, माउस, यही होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वेब ब्राउजरों में से कौन सा प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक कॉपीराइट सॉफ्टवेयर होता है जिसका प्रयोग सीमित रूप से ही किया जा सकता है। तो मोजिला फायरबॉक्स जो है वो प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मोजिला फायरबॉक्स जो है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है कि समेकित परिपथ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंधित है? देखिए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या, वैकेंट ट्यूब, दूसरी पीढ़ी में क्या, ट्रांजिस्टर, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से में इंटीग्रेटेड सर्किट और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक चिप या फिर ऑप्टिकल डिस्क। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है इंटीग्रेटेड सर्किट का, तो तीसरी पीढ़ी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ट्रैक बॉल जो है वो इनपुट डिवाइस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ट्रैक बॉल जो है वो माउस की तरह ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि MS वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। तो डिफ़ॉल्ट व्यू जो होता है वो प्रिंट लेआउट होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिंट लेआउट। नेक्स्ट है कि जब एक कंप्यूटर वायरस खुद को किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम में संलग्न करता है तो इसको किस रूप में जाना जाता है? तो इसको किस चीज़ के रूप में जाना जाता है? ट्रोजन हॉर्स के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट्स में सेल एड्रेस में क्या होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है? पहले कॉलम होता है, फिर रो का नाम होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS पावर पॉइंट में पहली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो वो CTRL प्लस होम का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ इसका PDF जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया है और उसी PDF के लास्ट में मैथ्स और रीजनिंग का सॉल्यूशन भी जो है वो अटैच कर दिए गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।